हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग काम, आराम और जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग औद्योगिकरण के बाद जो समाज में परिवर्तन आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते हैं कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी वो शहरों से आरंभ हुई थी। औद्योगिकरण की स्थापना जो है या शुरुआत जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना के साथ हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना की जाएगी तो शहर की जो अवसंरचना है उसमें बदलाव आएगा। चूंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित होने के बाद उनमें बड़ी संख्या में लोगों के काम करने की जरूरत भी पड़ेगी, तो मजदूर भी आएंगे। तो यहाँ पर स्थिति वही है। जब औद्योगिकरण आरंभ हुआ है तो शहरों की जो अवसंरचना थी ये बदलने लगी थी। अब यहाँ पर शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित की जा रही थी। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग गांव से पलायन करके शहरों की ओर आ रहे थे। तो शहर में जब कोई अचानक से ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ जाती है तो क्या होता है कि शहर जो है एक तरह से सभी को आवास मुहैया कराने में असक्षम हो जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर भी थी। बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे थे। शहर के पास इतनी बड़ी अवसंरचना नहीं थी कि वो सभी को आवास मुहैया करा सके या अन्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर सके। तो लोग जो थे शहर में जहाँ तहाँ जो खाली स्थान उन्हें दिख रहे थे वहाँ पर अपना कब्जा जमा रहे थे। पुलों के नीचे है या फिर ऐसे खाली स्थान जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं वहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ स्थापित कर रहे थे। तो इस वजह से शहर की जो संरचना है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। गंदगी फैली, पोल्यूशन बढ़ा। नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने से पोल्यूशन तो था ही था, साथ ही साथ जब अनियंत्रित आबादी वहाँ स्थापित हुई है, अनियंत्रित आबादी वहाँ फैलने लगी है, तो उससे भी प्रदूषण बढ़ने लगा है। लोगों के स्वास्थ्य का भी खतरा भी उत्पन्न हुआ है। और जब बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा होंगे तो सभी को तो रोजगार मिलना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ दिन वेट करना होता होगा। तो ऐसे में क्राइम भी बढ़ने लगा था। तो इन सब चीज़ों पर हम यहाँ पर इस अध्याय में प्रकाश डालेंगे कि औद्योगिकरण आरंभ होने के बाद समाज में किस प्रकार के बदलाव आए हैं। देखिए, सन 1880 में दुर्गाचरण राय ने एक उपन्यास लिखा। इसका शीर्षक था देवगानेर मर्त्य आगमन, यानी इसका अर्थ है धरती पर देवता उतरे। इन्होंने एक कहानी इसमें बताई है। ये कहानी है कि ब्रह्मा जी ने कलकत्ता नगर की यात्रा की है। तो कलकत्ता नगर की यात्रा में उन्होंने कई प्रकार की चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा विस्मृत हुए हैं और उन्हें ऐसा लगा है कि ये चीज़ें स्वर्ग में भी होनी चाहिए थी। ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो लगी देखी उन्होंने, बड़ी बड़ी भवन बिल्डिंगें ऊंची ऊंची देखी। उन्हें देखकर लगा कि भाई ये चीज़ें तो हमारे शहर में भी होनी चाहिए थी। कुछ कुछ जगह उन्होंने पार्क देखे, लेकिन वहीं उन्होंने शहर का एक दूसरा हिस्सा भी देखा। वो हिस्सा ऐसा हिस्सा था जो कि काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड था, यानी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जहाँ पर ना तो प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था थी, ना ही अच्छी खासी बस्तियाँ थी, जहाँ पर क्राइम भी था, गंदगी भी थी, लोग बीमारी से मर भी रहे थे। तो इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा द्रवित भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हैं। तो इन्होंने यही कुछ कहानी जो है अपने उपन्यास में बताई है। और ये जो कहानी है कहीं ना कहीं आधुनिक शहरों की हकीकत को बयां करती है कि आधुनिक शहर एक और तो हमें आधुनिकता का पाठ सिखा रहे हैं कि हम आधुनिक हैं, मॉडर्न शहर हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में, उनके एक साइड में जो चीज़ें चल रही हैं उससे भी हम लोग मुंह नहीं फेर सकते हैं। उसके दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ रही हैं, गंदगी का अंबार लग रहा है, लोगों का एक बड़ा तबका, लोगों की एक बड़ी आबादी जो है गरीबी में जी रही है। तो ये आधुनिक शहरों की सच्चाई है। आधुनिक शहरों की अगर हम बात करें तो आधुनिक शहरों के उदय का जो इतिहास है ये 200 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। जो आधुनिक शहर बने हैं उनके बनने के पीछे कुछ कुछ कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ है। दुनिया के बहुत बड़े भाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई है और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास हुआ है। तो इन तीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की शक्ल सूरत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी ये जो तीन प्रक्रियाएं आप देख रहे हैं, एक तो औद्योगिक पूंजीवाद का उदय और दुनिया के बहुत बड़े भाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, तो ये तीन जो घटनाएं हैं, इन तीन घटनाओं ने आधुनिक शहरों के विकास में भूमिका निभाई है। देखिए, शहर की विशेषताएं क्या होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में जो आपके आधुनिक शहर हैं वो 200 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपने अतीत में जाएं तो अतीत में हम ये पाते हैं कि हमारे यहाँ पर जो शहरीकरण का इतिहास है, चाहे भारत में हो या फिर भारत से बाहर हो। भारत में आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, जो कि आज से करीब तकरीबन 5000 साल पुरानी है। तो मोहनजोदड़ो जो है इसी सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। ऐसे ही यहाँ पर इराक के निप्पुर का जिक्र किया गया है, जो कि सुमेरियन सभ्यता का अंग है। तो ये कुछ सभ्यताएं पहले हुई थी जो कि आधुनिक सभ्यताएं थीं और ये शहरीकरण पर आधारित थी। यानी यहाँ पर पूरा का विकास शहरीकरण पर आधारित था। तो निप्पुर
जो कि इराक में पड़ता है वर्तमान में, और मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये जो है शुरुआती कस्बे और शहर जो हैं ये नदी घाटियों के आसपास विकसित हुए थे। देखिए, आज से जो 5000 साल पहले या फिर अतीत में जो भी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, जो भी शहर स्थापित किए गए हैं, वो इस आधार पर स्थापित किए गए हैं कि जल की सप्लाई उन्हें आसानी से मिलती रहे। क्योंकि जल की उपलब्धता उन्हें आसानी से होती रहेगी तो वो लोग सर्वाइव भी कर सकेंगे, अपने खाद्यान्न के लिए फसलें उगा सकेंगे। तो इसी वजह से लोग ऐसे स्थानों को चुना करते थे जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो निप्पुर है, मोहनजोदड़ो है, इन दोनों की स्थापना इसी आधार पर की गई है क्योंकि इनके बगल में नदियां बह रही थी। तो नदी घाटियों में आसानी से ये लोग फसलें उगा सकते थे और अपने खाद्यान्न में उसको इस्तेमाल कर सकते थे। प्राचीन शहर जो है भोजन के प्रबंध के आधार पर बसते थे। राजनीतिक सत्ता, प्रशासकीय नेटवर्क, व्यापार और उद्योग, धार्मिक संस्थानों और बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र ये आमतौर पर शहरी होते थे। यानी बताया गया है कि उस समय शहर जो है राजनीतिक सत्ता के, प्रशासकीय नेटवर्क, व्यापार और उद्योग, धार्मिक संस्थान या फिर जो भी अन्य प्रकार की इंटेलेक्चुअल गतिविधियां हैं, उन सभी प्रकार के केंद्र जो हैं शहरी हुआ करते थे। अब देखिए, शहर के जो, ये तो अतीत की बात हो रही है। अब जो वर्तमान में आधुनिक शहर आप जो देख रहे हैं, जिनका इतिहास 200 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, तो अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि शहरीकरण में विस्तार हुआ है, शहरों की संरचनाएं बदली है। अब जो कई शहर हैं वो महानगर वाली कैटेगरी में आ गए। महानगर का मतलब क्या है कि शहर, जब कोई शहर जो है अपने आसपास के क्षेत्रों को भी कवर कर लेता है, वहाँ पर भी आबादी बढ़ जाती है और आसपास के क्षेत्र लगभग शहर के ही अंग बन जाते हैं, तो महानगर का पार्ट हो जाए, महानगर बन जाते हैं। तो शहर जो है घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते हैं, जहाँ से पूरे क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक कामों को देखा जाता है और जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती है, जिनको महानगर कहा जाता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, औद्योगिकरण का आरंभ जो है इंग्लैंड से हुआ है। तो इंग्लैंड दुनिया में पहला शहर है जो कि आधुनिक शहर बना है। यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण और आधुनिक शहर का उदय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1830 के दशक से ही औद्योगिकरण की गतिविधियाँ आरंभ हो गई थी। हालांकि तब इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 1850 के दशक तक आते आते, यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद तक भी ज़्यादातर जो पश्चिमी शहर थे ये मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उस समय तक अगर देखा जाए, यानी कि औद्योगिक आरंभ के होने के लगभग 20 या 30 साल बाद भी अगर देखें, तो उस समय भी यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, यहाँ पर जो लोगों का रहन सहन था, लोगों का जो स्तर था, वो एक तरह से ग्रामीण ही था। बहुत ज़्यादा आधुनिक नहीं थे, बहुत ज़्यादा शहरी नहीं थे। लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर जो हैं ये 18वीं सदी के आखिर में स्थापित किए गए हैं। इन इलाकों की भी बात की गई है कि 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से ज़्यादा लोग जो थे ये ग्रामीण इलाकों से आए हुए प्रवासी मजदूर थे। मैंने आपको बताया भी था कि उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार खत्म हो गया था, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार खत्म होने की वजह से औद्योगिक का जब उदय हुआ है तो लोगों को लगा है कि शहरों में चले जाएंगे तो हमें वहाँ पर रोजगार मिल जाएगा। तो इसी आशा के साथ लोग गाँव से पलायन करके शहरों की ओर आने लगे थे। तो यही कारण है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले जो 3/4 से ज़्यादा लोग हैं वो ग्रामीण इलाकों से आए हुए प्रवासी मजदूर हैं। 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, इसमें रहता था। और उस समय लंदन की जो आबादी थी ये 6,75,000 तक पहुँच चुकी थी। 1810 से 1880 के बीच 70 सालों में उसकी जो आबादी थी ये 10 लाख से बढ़कर 40 लाख, यानी कि 4 गुना बढ़ चुकी थी। देखिए, लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी यहाँ पर प्रवासी आबादी जो थी उसकी तरफ खिंची चली आ रही थी, क्योंकि प्रशासनिक केंद्र था। इसी वजह से आसपास के क्षेत्रों के जो लोग थे वो इसकी ओर खिंचे चले आ रहे थे। लंदन में जो है यहाँ पर गोदी का काम था। गोदी का मतलब एक छोटा सा बंदरगाह जहाँ से सामान लादा और उतारा जाता है, उसको गोदी या डॉकयार्ड बोलते हैं। तो लंदन में गोदी के अलावा यहाँ पर मुख्य रूप से 5 तरह के बड़े उद्योग थे। जैसे पहला बताया गया परिधान और जूता उद्योग, लकड़ी व फर्नीचर उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग, शल्य चिकित्सा उपकरण और घड़ी और कीमती धातुओं की चीज़ें बनाने वाले उद्योग। यानी यहाँ पर एक तो गोदी, लंदन में जो डॉकयार्ड था, पत्तन था, वो तो पत्तन था ही, छोटा सा पत्तन। इसके अलावा 5 तरह के उद्योग भी यहाँ पर फल फूल रहे थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरण की प्रोडक्शन भी होने लगी थी। यानी यहाँ पर इनका भी उत्पादन होने लगा था। अब यहाँ पे बताया गया कि हाशिए के समूह। देखिए, जब किसी शहर की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ती जाती है तो सभी के पास रोजगार नहीं होता है, सभी के पास रहने के लिए घर नहीं होते हैं और सभी के पास रोटी का इंतजाम नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो खाली लोग होते हैं वो कैसे भी करके अपना काम चलाएंगे, कैसे भी करके अपना पेट भरेंगे, तो वो लोग अपराध में सम्मिलित हो जाते हैं।
जैसे आप एनसीआर रीजन में ही देखें, एनसीआर रीजन के जो पिछड़े हुए इलाके हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं, वहाँ पर अन्य इलाकों की अपेक्षा क्राइम रेट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, जो नशा करने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पर ज़्यादा रह रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पर आप लोग देखें क्राइम रेट भी ज़्यादा है। तो उस समय स्टार्टिंग में लंदन की स्थिति कुछ ऐसी ही थी, सभी को काम नहीं मिल पाता था और कुछ उद्योग ऐसे थे जहाँ पर मौसमी रोजगार था, यानी कि कुछ महीने तक रोजगार रहता था, फिर रोजगार नहीं होता था। तो ऐसे में लोगों को अपना काम तो चलाना ही है, कैसे भी करके अपनी आजीविका, अपना जीवन तो चलाएंगे ही, तो लोग जो हैं गलत कामों में संलिप्त हो जाते थे। तो यहाँ पर 1870 के दशक में एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में बताया गया कि कम से कम 20,000 अपराधी उस समय इसमें रह रहे थे। हालांकि उस समय के सर्वे में उन्होंने छोटे मोटे सभी प्रकार के अपराधी गिन लिए थे, ऐसे अपराधी भी गिन लिए थे जिन लोगों ने मान लीजिए किसी का खाने का पैसा नहीं दिया है, मान लीजिए कहीं किसी दुकान पे खाना खाया उसका पैसा नहीं दिया, या किसी ने किसी का छोटा मोटा सामान उठा लिया है उसका पैसा नहीं दिया है, तो वो सब अपराध में काउंट कर लिए थे। तो ऐसे बताया गया था उस समय कम से कम 20,000 अपराधी यहाँ पर रहते थे। 19वीं सदी के मध्य में हेनरी मेयू ने लंदन के मजदूरों पर कई किताबें लिखी और उन्होंने ऐसे लोगों की एक लंबी सूची भी बनाई जो अपराधों से ही अपनी आजीविका चलाते थे। यानी इन्होंने पूरा बताया, डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पर अपराध करने वाले लोग कौन हैं और कैसे ये लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। हालांकि उस समय जो भी लंदन का प्रशासन है उसने भी ठोस कदम उठाने के प्रयास किए हैं, वो ठोस कदम इतने ज़्यादा सफल नहीं रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जनता को अनुशासित करने के लिए शासन ने अपराधों के लिए भारी सजाएं तय कर दी हैं और जो लायक गरीब थे, लायक गरीब का मतलब ऐसे लोग जिन्हें रोजगार देने से उनकी स्थिति सुधर सकती है, उन्हें इन्होंने रोजगार देने का इंतजाम भी किया है, ताकि लोग जो हैं जिनकी गरीबी फिलहाल है, अगर उन्हें रोजगार मिल जाएगा तो काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे और क्राइम रेट नीचे आ जाएगा। 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में फैक्ट्रियों में यहाँ पर बहुत सारी औरतें भी काम करती थीं। यानी यहाँ पर वो दौर बताया गया है कि जब यहाँ पर स्टार्टिंग में जब उद्योग धंधे स्टार्ट हुए हैं 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में यहाँ पर फैक्ट्रियों में बहुत सारी औरतें काम करती थीं। लेकिन वहाँ पर जैसे जैसे तकनीक सुधार आया है, तकनीक सुधार आने की वजह से अब जो मशीनरी वगैरह स्थापित की गई, उस मशीनरी पर काम करने के लिए पुरुषों को योग्य समझा जाने लगा है कि पुरुष मशीन चलाने के लिए योग्य हैं। तो ऐसे में महिलाओं के हाथों से नौकरियां छिनने लगी हैं और पुनः एक बार फिर महिलाएं जो हैं घरेलू कामों तक सिमट कर रह गई हैं। 1861 की जनगणना से ये पता चलता है कि लंदन में लगभग 2.5 लाख घरेलू नौकर हैं और उनमें औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, उनमें यानी उनमें अधिकांश औरतें थीं। यानी यहाँ पर रीजन यही था कि इन्हें 18वीं सदी के आखिर से लेकर 19वीं सदी के प्रारंभ तक इनके पास फैक्ट्रियों में काम करने के विकल्प थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर फैक्ट्रियों में मशीनें स्थापित की गई हैं तो महिलाओं का रोल खत्म हो गया है। जैसे कि आपने पढ़ाई होगा, स्पिनिंग जेनी है, फ्लाई शटल है, कई प्रकार की और मशीनें थी, भाप के इंजन लगाए गए थे, जिससे कि श्रम क्षमता बढ़ गई थी, उत्पादन बढ़ गया था और मजदूरों की संख्या कम हो गई थी। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, महिलाओं को जॉब से बाहर कर दिया है। तो महिलाओं के पास कोई काम तो है नहीं, तो महिलाएं कुछ ना कुछ तो करेंगी, कैसे भी करके अपना पेट पालेंगी। तो महिलाओं ने क्या किया, घरेलू जो भी वहाँ पर संपन्न फैमिलियाँ थीं जो कि घरेलू नौकरों को रखना चाह रही थी, उनके यहाँ रोजगार करने लगी हैं। हालांकि महिलाओं की स्थिति हमेशा के लिए ऐसी नहीं रही है। 20वीं सदी में फिर से इनकी महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है। 1914 में जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया है, उसके बाद क्या होता है, यूरोप के अधिकांश जो पुरुष थे वो विश्व युद्ध में शामिल हो गए थे। उस समय उत्पादन की जिम्मेदारी जो थी महिलाओं के कंधे पर आ गई थी। तो ऐसे में जब 20वीं सदी में युद्ध स्टार्ट हुआ है तो महिलाओं ने फिर से एक बार फैक्ट्रियों की कमान संभाल ली है। उस समय की स्थिति ये भी बताई गई है, उस समय बहुत सारे बच्चे जो थे अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, क्योंकि एक वयस्क की तुलना में बच्चों को काम पर रखना आसान होता है। बच्चों को कम वेतन में हम उनसे ज़्यादा काम करा सकते हैं। देखिए उस समय तक कोई चाइल्ड लेबर वगैरह वाले जो रूल्स रेगुलेशन ये बने हुए नहीं थे। उस समय बहुत सी चीज़ें इलीगल तरीके से हो रही थी। तो उसी वजह से बहुत सारी फैक्ट्री मालिक क्या करते थे, बच्चों को काम पर रख लेते थे। तो बच्चों को काम पर रखने का फ़ायदा ये है, एक तो जो वयस्क को सैलरी दे रहे हैं उसकी तुलना में बहुत कम पैसा देना पड़ता था और इनसे वो लगभग पूरा काम लेते थे। तो बहुत सारे बच्चों को मामूली वेतन के लिए कामों पर भेजा जाने लगा है। यहाँ पर एक व्यक्ति हुए हैं, इनका नाम है पादरी एंड्रयू मियर्स। तो 1880 के दशक में द बिटर क्राई ऑफ द आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक लिखने वाले पादरी हैं एंड्रयू मियर्स। इन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि लंदन के अल्प वेतन कारखानों में मजदूरी करने की बजाय अपराधी ज़्यादा फायदेमंद क्यों है। यानी इन्होंने एक एनालिसिस दिया है, उस एनालिसिस में बताया है कि भाई अल्प वेतन पे काम करने से बेटर है कि आप जो है अपराध में शामिल हो जाओ, आप छीना छपड़ी जो है, चोरी डकारी ये करने लगो, उसमें आपको ज़्यादा फायदा है। क्योंकि अल्प वेतन पे वाले जो काम थे वहाँ पे मेहनत ज़्यादा थी, लेकिन पैसा या मजदूरी मेहनताना बहुत कम था। तो उसी वजह से वहाँ पर क्राइम रेट भी बढ़ रहा था। तो इन्होंने इस बात पर प्रकाश भी डाला है कि अल्प वेतन के काम करने से बेटर आप अपराधी अपना लो।
हालांकि बाद में यहाँ पर समाज सुधारकों ने सरकार से डिमांड भी की है, लगातार सरकार पर दबाव भी बनाया है कि बच्चों का अहित ना हो। तो 1870 के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और 1902 से लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। यानी यहाँ पर जब समाज सुधारकों ने, तमाम जो समाज सुधारक थे, उन्होंने सरकार से ये दबाव डाला कि भाई आप बच्चों के साथ अहित कर रहे हैं, इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों की स्वास्थ्य को दिक्कत हो रही है और बच्चों को पूरी मजदूरी भी नहीं मिल रही है, ना ही उनके काम करने के ढंग के घंटे नियत हैं, ना ही उनके लिए ये भी कोई कंडीशन रखी गई है किस प्रकार के उद्योगों में वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कुछ उद्योग जो थे जोखिम भरे उद्योग थे, वहाँ भी बच्चे काम कर रहे थे। तो ऐसे करके यहाँ पे समाज सेवकियों ने सरकार पर दबाव डाला है और दबाव डालने का परिणाम ये हुआ है कि 1870 में यहाँ पर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून बना है और 1902 में यहाँ पर फैक्ट्री कानून बनाया गया है। तो ये दो कानून लागू करके इन्होंने औद्योगिक कामों से बच्चों को बाहर कर दिया है। अब आवास की बात करें कि लंदन में आवास की व्यवस्था कैसी थी। देखिए, जो फैक्ट्रियां थीं या वर्कशॉप थीं, वो मालिक बहुत ज़्यादा धनी थे, उनके पास अपने मकान या आलीशान बंगले थे। हालांकि उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले जो प्रवासी कामगार हैं, उनको रहने के लिए ये लोग जगह नहीं देते थे। तो ऐसे में कुछ लोग जो थे, खाली स्थान जहाँ पड़े होते थे वहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ लगा लेते थे, या फिर कुछ उन्हीं में से ऐसे लोग प्रवासी कामगारों में से जो कि संपन्न हो गए थे, तो उन्होंने अपनी वहाँ पर ज़मीन खरीद ली है, या फिर व्यापारी टाइप के लोग उन्होंने ज़मीन वहाँ पर खरीद ली है। और जो नए आने वाले प्रवासी हैं, ये नवागंतुक प्रवासी हैं, उनके लिए सस्ते और सामान्यतः असुरक्षित टेनेमेंट्स, यानी काम चलाऊ आवास बनाने लगे हैं। टेनेमेंट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारत में आपने मुंबई में चौल सिस्टम देखा होगा। चौल का मतलब आप जानते हैं, एक तीन या चार मंजिली एक इमारत होती है जिसमें कतारबद्ध रूम होते हैं, लाइन बाई लाइन रूम होते हैं, छोटे छोटे से रूम होते हैं, और उन सबका एक कॉमन शौचालय होता है, कॉमन बाथरूम होता है जिसमें वो सब नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। तो उसी तरह के यहाँ पे असुरक्षित टेनेमेंट्स इन लोगों ने बना दिए हैं ताकि जो गांव से आने वाले प्रवासी हैं वो इनमें रुक सकें और इसके बदले में इन्हें मुनाफा मिल सके, इसके बदले में ये लोग इनसे किराया वसूल सकें। 1887 में लिवरपूल के एक जलपोत मालिक चार्ल्स बूथ ने लंदन के पूर्वी छोर में लंदन के जो अल्पकुशल मजदूर हैं, इनका पहला सामाजिक सर्वेक्षण किया है। और इस सर्वेक्षण में इन्होंने पाया है कि लंदन के कम से कम 10 लाख, इन लंदन की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा, ये लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। इन्होंने जो सर्वेक्षण किया चार्ल्स बूथ ने लंदन की पूर्वी छोर में, तो उन्होंने पाया है कि लंदन की उस समय आबादी जो थी कम से कम 10 लाख थी, और उस आबादी का लगभग 5वां हिस्सा, यानी लगभग 2 लाख लोग, ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और उन बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की जो औसत उम्र है ये 29 साल से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर आधारभूत संरचना नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके साथ भोजन का भी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य सेवाओं की भी दिक्कतें हैं। तो इस वजह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बहुत कम है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूरोप में 1917 में रूस में जो मजदूरों की क्रांति हुई है, मजदूरों की क्रांति होने के बाद जो रूसी क्रांति के विचार हैं पूरी दुनिया के मजदूरों तक पहुंचे हैं। तो इंग्लैंड में भी अब सरकार को लगने लगा है कि अगर हमने कुछ भी प्रयास नहीं किया, मजदूरों के हित में हमने अगर काम नहीं किया, तो हो सकता है जैसे रसिया में मजदूरों ने क्रांति की है, हो सकता है यहाँ के मजदूर भी संगठित हो जाएं और यहाँ भी हल्ला बोल दें, यहाँ भी धावा बोलते हैं। तो इसी आशंका से निपटने के लिए वहाँ की सरकार ने मजदूरों के लिए आवासीय योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं लंदन की सफाई। देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी शहर जब डेवलप हो रहा होता है तो उस शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्लानिंग करके किसी चीज़ की स्थापना नहीं की गई होती है। तो शुरुआत में किसी भी शहर में यही होता है कि जो जहाँ आता है, जो जहाँ बस जाता है, वो अपने अकॉर्डिंग उस स्थान पर निर्माण कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग व्यवस्था बना लेता है। तो लंदन में भी शुरुआती स्थिति में यही हाल था, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में प्लानिंग नहीं की गई थी, शहर कैसे बसाया जाएगा, शहर में किस साइड में फैक्ट्रियाँ होंगी, कहाँ पर लोगों के आवास होंगे, लोगों को घूमने फिरने के लिए पार्क कहाँ पर होंगे। शुरुआत में ऐसी भी प्लानिंग नहीं की गई थी। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड माहौल था, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा आबादी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली आबादी थी, जिसमें कि ना तो सफाई की सुविधा थी, ना ही यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी कि ना तो सड़कों की व्यवस्था है, नहीं पेयजल की व्यवस्था है, शिक्षा वगैरह के साधन वगैरह भी नहीं है। तो शुरुआत में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा था, परिवहन के साधन भी नहीं थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सेम ऐसी ही दिक्कतें पहले बर्लिन और न्यूयॉर्क में भी थी। तो बर्लिन और न्यूयॉर्क ने इन दिक्कतों से निपटने के लिए शहरों में इन्होंने क्या किया था, अपार्टमेंट के विशाल ब्लॉक बनाए थे। अपार्टमेंट का मतलब जैसे आप देखते होंगे मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती है, जहाँ पे फ्लैट सिस्टम होता है, जैसे कि एक बिल्डिंग में 500 फ्लैट हैं, 600 फ्लैट हैं,
तो वही चीज़ इन्होंने की। इन्होंने क्या किया, अपार्टमेंट के विशाल ब्लॉक बनाए और उनमें जो ऐसे लोग थे, इन लोगों को अपार्टमेंट के ब्लॉक बुक कर दिए कि भाई फलाने आदमी का फलाना फ्लैट नंबर रहेगा, फलाने आदमी का फलाना रहेगा, जैसे कि कैसे भी करके जो अनियंत्रित विस्तार है उसको रोका जा सके। मकानों की भारी किल्लत के असर को काबू करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किराया नियंत्रण कानून लागू किया गया। यानी यहाँ पर भी मकानों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, खास करके शहरी इलाकों में, क्योंकि शहरी इलाकों में आबादी बढ़ती जा रही थी और रहने वालों की संख्या ज़्यादा थी जबकि मकानों की संख्या कम थी। तो ऐसे में जब रहने वाले ज़्यादा होंगे, मकान कम होंगे, तो किराया बढ़ना लाजमी है। तो सरकार ने क्या किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान किराया नियंत्रण कानून लागू कर दिया है ताकि किराए ज़्यादा ना बढ़ सकें। वास्तुकार और योजनाकार एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी यानी बगीचों का शहर की अवधारणा प्रस्तुत की। बगीचों का शहर का मतलब क्या है कि एक तरफ पेड़ पौधे भी होंगे और दूसरी तरफ लोगों के निवास भी होंगे, फैक्ट्रियां भी होंगी, जिससे कि पर्यावरण संतुलन बना रहे। हार्वर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने न्यू अर्जविक नाम से एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया। लेकिन इस गार्डन सिटी में जो भी आवास बनाए गए थे वो आवास बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। इन आवासों को वही लोग खरीद सकते थे जिनके पास पैसा था। यानी यहाँ पर भी गरीब लोग इन आवासों को खरीदने में सक्षम नहीं थे, अफोर्डेबल आवास नहीं खरीद सकते थे। तो यहाँ पर क्या था, जो खाते पीते वर्ग के लोग हैं, जो धनाढ़ या संपन्न लोग हैं, वही इस गार्डन सिटी में आवास खरीद पाते थे। विश्व युद्धों के दौरान मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजार करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश राज ने अपने ऊपर ले ली और स्थानीय शासन के जरिए 10 लाख मकान बनाए गए। हालांकि इतने सब प्रयासों के बावजूद भी यहाँ पर जो आवास की किल्लत थी वो दूर नहीं हुई। समय के साथ साथ वहाँ पे और भी सुधार किए गए, तब अब जाके स्थिति जो है इनके नियंत्रण में आ पाई है। शहर में आवागमन, देखिए जब यहाँ पर शहर का विस्तार हो रहा था उस समय यहाँ पे कोई प्लानिंग तो थी नहीं, तो मन मर्जी से विस्तार लोग किए जा रहे थे, जहाँ तहाँ अपनी बस्तियाँ स्थापित करते जा रहे थे। उन बस्तियों में ना तो प्रॉपर सड़कें थी, ना ही परिवहन का प्रॉपर जाल था, ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी नहीं थे। अब आबादी बढ़ने लगी है। हाल ये हो गया है कि जो मुख्य शहर है, मुख्य शहर के आसपास भी लोग जाके रहने लगे हैं। तो मुख्य शहर के आसपास जो लोग रहने लगे हैं, अब उन्हें मुख्य शहर में जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनमें काम करने के लिए आना है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ पे परिवहन के साधन हो, तभी वो वहाँ तक पहुँच सकेंगे। तो उस समय रेलवे में क्रांति हुई थी, रेलवे का विस्तार हो रहा था। तो दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेलवे, यानी भूमिगत रेलवे का मतलब अंडरग्राउंड रेल, तो इसके पहले खंड का उद्घाटन जो है 10 जनवरी 1863 को यहाँ पर किया गया। और ये लाइन जो थी लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। देखिए कई बार पूछा गया है कि दुनिया की पहली अंडरग्राउंड या भूमिगत रेलवे कहाँ स्टार्ट की गई थी। ये लंदन में स्टार्ट की गई थी। ये कब स्टार्ट की गई है? 10 जनवरी 1863 को, पैडिंगटन और फेरिंगटन के बीच में। 1880 तक आते आते जो भूमिगत रेल नेटवर्क था इसका विस्तार हो चुका था और उसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करने लगे थे। हालांकि रेलवे के विस्तार से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। यहाँ पे बताया भी गया कि तकरीबन 2 मील लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए औसतन 900 घर गिरा दिए जाते थे। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को उनके आवास से हटाया गया। लोग जो हैं अपने आवासों से बेघर हो गए इस रेलवे लाइन के चक्कर में। इसके अलावा उस समय बहुत ज़्यादा तकनीकी प्रगति तो थी नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था, तो भाप के इंजन से रेल चलती थी। और जैसे आप वर्तमान में देखते हैं कि अब इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉल्यूशन तो होता नहीं है। खास करके ट्रेन के अंदर एलईडी बल्ब वगैरह लगे हुए होते हैं। उस समय क्या था, लैंप वगैरह लगाई जाती थी अंडरग्राउंड रेलवे में। उस समय ट्रेन के डिब्बों में लैंप लगे होते थे, तो लैंपों का निकलने वाला धुआं है, इसके अलावा इंजन से निकलने वाला जो धुआं है, ये सब दम घोंट रहा था। तो जो लोग एक बार उस भीड़ भड़क्का वाली अंडरग्राउंड रेल में बैठ जाते थे और जब वो बाहर आते थे तो उन्हें लगता था कि हम एक नया जन्म पा गए हैं। तो इस तरह के अनुभव किताब में बहुत सारे लोगों ने साझा भी किए हैं। हालांकि मैंने आपको कहानी के रूप में यह समझा दिया है। अब है शहर में सामाजिक बदलाव। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं औद्योगिकरण ने शहरों के स्वरूप को बदल दिया था, वहाँ की सामाजिक संरचना को भी बदल दिया था। लोग जो हैं गांव से निकलकर अब शहरों में आए हैं और उनका अधिकांश समय या तो फैक्ट्री में गुजर रहा है या फिर वो बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। तो आपने भी देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उन शहरों में लोगों के बीच में बॉन्डिंग बहुत कम होती है। लोग अपने काम से काम रखते हैं। जैसे कोई बंदा है, कोई बंदे की ड्यूटी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक की है, तो वो सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर जाएगा, शाम को ड्यूटी से वापस आ जाएगा। उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि आसपास कौन रह रहा है, आसपास किससे मिलना जुलना है, इतना समय नहीं है। वो पंक्चुअल होते हैं, अपनी ड्यूटी के लिए पंक्चुअल होते हैं। तो यहाँ पर भी स्थिति ऐसी ही थी
यहाँ पर भी जब लोग शहरों में आए हैं तो शहरों में लोग फैक्ट्रियों में काम करने लगे हैं, और फैक्ट्रियों में उस समय काम के घंटे नियत नहीं थे, काम 12-13 घंटे काम करना पड़ता था। तो जब लोग लंबे समय तक फैक्ट्रियों में काम करेंगे तो उनके पास इतना समय नहीं होगा कि अपने परिवारीजनों के पास या अपने जो मित्र या यार वहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ समय बिता पाएँ। तो इन सब की वजह से उनके बीच के जो सामाजिक संबंध थे वो ढीले पड़ने लगे थे। तो औद्योगिक शहर में परिवार के सदस्यों के बीच बंधन ढीले पड़ने लगे थे। मजदूर वर्ग में विवाह संस्था टूटने की कगार पर पहुंच गई थी, क्योंकि कोई व्यक्ति जब अपनी पत्नी को टाइम नहीं देगा, अपने बच्चों को टाइम नहीं देगा तो क्या होगा, विवाह संस्था टूट ही जाएगी। तो यहाँ पर भी वैसी स्थिति थी। दूसरी ओर जो ब्रिटेन के उच्च और मध्य वर्ग की औरतें थीं ये अकेलापन महसूस करने लगी थीं। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उच्च और मध्य वर्ग की औरतें हैं, यहाँ पे निम्न वर्ग की औरतें नहीं, उच्च और मध्य वर्ग की औरतें हैं। यानी ये उस वर्ग से बिलोंग करती हैं जहाँ पर इन सभी के पतियों के पास या इन सभी के जो पति हैं या तो रोजगार में हैं या फिर उनकी खुद के वर्कशॉप या फैक्ट्रियाँ हैं, इन संपन्न फैमिली से आने वाली लेडीज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय जो निम्न तबके की लेडीज थी वो फैक्ट्रियों में मजदूर के तौर पे काम करती थी या घरेलू मजदूर के तौर पे काम करती थी, लेकिन उच्च तबके की लेडीज जो थी वो घर में ही रहती थी। तो घर में रहने की वजह से उनके पति तो वही जॉब पे चले गए हैं, अब वो तो अकेली पड़ गई हैं। तो यहाँ पर वही स्थिति थी कि एक और उच्च और मध्य वर्ग की औरतें थी ये भी अकेलापन फील करने लगी हैं। वेतन के लिए काम करने वाली जो निम्नतर सामाजिक वर्गों की महिलाएं हैं इनका अपने जीवन पर ज़्यादा नियंत्रण था, क्योंकि इनके पास आज़ादी थी अपना स्वयं का चयन करने की कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वहीं एक और उच्च और मध्य वर्ग की औरतें थी जो कि घरों तक ही सीमित रह गई थी। शहर में मर्द, औरत और परिवार। देखिए शहर पुरुषों और महिलाओं दोनों में व्यक्तिवाद की एक नई भावना पैदा कर रहा था और वे सामूहिक मूल्य मान्यताओं से दूर जाने लगे थे। व्यक्तिवाद का मतलब होता है वह सिद्धांत जिसमें समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और स्वतंत्र कार्रवाई की हिमायत की जाती है। यानी यहाँ पर केवल और केवल किसी इंडिविजुअल को महत्व दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की क्या इच्छा है, वो क्या करना चाह रहा है, तो उस व्यक्ति की मर्जी होगी। समाज का उसके ऊपर कोई नियंत्रण या समाज का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे जो समाज होते हैं, छोटे छोटे जो कस्बे या गांव होते हैं, वहाँ पर समाज का भी बहुत ज़्यादा दबाव होता है। जैसे किसी को अगर प्रेम विवाह करना है तो आसपास का समाज ताने भी मारता है, आसपास का समाज एक प्रेशर भी बनाता है कि आप प्रेम विवाह नहीं कर सकते हैं, अदर कास्ट में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वहीं बड़े शहरों की बात करें तो बड़े शहरों में ऐसा नहीं है। बड़े शहरों में वही है कि भाई सबको अपने से मतलब है, कौन क्या कर रहा है उससे किसी को मतलब नहीं है। तो बड़े शहरों में ये सब चीज़ें आसान है, जबकि ग्रामीण परिवेश में या छोटे गाँव में ये चीज़ें आसान नहीं हैं, क्योंकि बड़े शहरों में व्यक्तिवाद की भावना जो है बहुत ज़्यादा चल चुकी है। आगे जाके क्या होता है, आगे जाके एक स्थिति ऐसी यहाँ पर जैसा कि आती है 19वीं सदी के मध्य से कि औरतों के रोजगार छिनने लगते हैं। तो जो पुरुषों का एक धड़ा था, पुरुषों का एक रूढ़िवादी तबके का धड़ा था जो कि महिलाओं के स्वतंत्रता के पक्षधर में नहीं था, वो ये चाहता था कि महिलाएं केवल घर तक ही बंद के रहें। तो उनको एक बार फिर से मौका मिल गया है कि महिलाएं फिर से अब घर में ही रहेंगी। तो जैसे जैसे औरतों के औद्योगिक रोजगार खत्म होने लगे हैं, सार्वजनिक परिधि जो है केवल पुरुषों का दायरा बनती चली गई है और घरेलू दायरों को ही औरतों के लिए सही जगह माना जाने लगा है। यानी उस समय का रूढ़िवादी तबका ऐसा मानने लगा है कि औरतों की सही जगह केवल घर ही है। 19वीं शताब्दी के ज़्यादातर आंदोलनों जैसे कि चार्टिज्म का मतलब है सभी वयस्क पुरुषों के लिए मताधिकार का आंदोलन, 10 घंटे का आंदोलन, यानी कारखानों में काम के घंटे निश्चित करने के लिए आंदोलन। तो ये जो आंदोलन चले थे इनमें केवल और केवल पुरुष जो थे वो शामिल थे, क्योंकि ये पुरुषों के फेवर में हुए आंदोलन थे और इसमें महिलाओं की कोई जरूरत भी नहीं थी। तो इन आंदोलनों को जो है पुरुषों ने ही लड़ा है। औरतों के मताधिकार को लेकर या फिर उनके विवाहित जो संबंध हैं उन संबंधों में उनके संपत्ति के अधिकार को लेकर जो भी आंदोलन हुए हैं ये 1870 के दशक के बाद में हुए हैं। तो 1870 के दशक से महिलाएं जो हैं राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो पाई थी। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं 20वीं शताब्दी में 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ है तो पुरुष जो हैं अधिकांश संख्या में युद्ध में हिस्सा लेने के लिए चले गए हैं। तो एक बार फिर से महिलाओं के हाथों में परिवार के साथ साथ उद्योग धंधों की जिम्मेदारी भी आ गई है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए महिलाओं को बड़ी संख्या में काम पर रखा जाने लगा था और इन परिस्थितियों में परिवार जो थे काफ़ी छोटे हो गए थे, क्योंकि पुरुष तो घर पे है नहीं और महिलाएं अब जो कामकाजी महिलाएं बन गई हैं। तो कामकाजी महिलाएं चाहती हैं कि उनके बच्चे कम से कम हों, सीमित बच्चे हों, जिससे कि वो घर का काम भी आसानी से निपटा सकें और अपने फैक्ट्री या फिर जहाँ पर काम कर रही हैं उसको भी मैनेज कर सकें। मनोरंजन और उपभोग। अब देखिए शहरी आबादी में हर व्यक्ति अकेलापन फील कर रहा था और इस अकेलेपन में जितना भी उसके पास समय मिल रहा था वो कोशिश कर रहा था कि मनोरंजन के साधन ढूंढे जाएं जिससे कि अपना टाइम हम लोग काट सकें, निकाल सकें। तो एक तरफ शहर में संभ्रांत लोग थे, धनाढ़ लोग थे, तो उनके पास
लंदन सीजन की पहले से परंपरा चली आ रही थी। यानी जो अमीर ब्रिटेन वासी थे इनके लिए बहुत पहले से ही लंदन सीजन की परंपरा चली आ रही थी। लंदन सीजन की परंपरा में क्या था, यहाँ के जो संभ्रांत परिवार हैं, धनाढ़ परिवार हैं, इनके समूहों के लिए ओपेरा, देखिए ओपेरा जो संगीत के माध्यम से ही नाटक का एक माध्यम है, तो ओपेरा, रंगमंच और शास्त्रीय संगीत आदि कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए जाते थे। जबकि जो मजदूर या मेहनतकश लोग हैं, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक जॉब करते थे और ये थके हारे होते थे, तो ये अपनी थकान जो है शराब घरों में बिताते थे। शराब घर हैं या पब वगैरह हैं, वहाँ पर अपनी थकान मिटाते थे। 19वीं सदी के जो लोग हैं उन लोगों का इतिहास में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। तो लोगों को इतिहास का बोध देने के लिए और लोगों को ब्रिटेन की उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए बहुत सारे पुस्तकालय खोले गए हैं, कला दीर्घाएँ और संग्रहालय खोले जाने लगे हैं, ताकि लोगों के मन में इतिहास की भावना जागृत हो और लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि एक तरफ मेहनतकश लोग थे, तो मेहनतकश लोग शाम के समय शराब खानों में जाते थे, और जो निचले तबके के लोग थे उनके लिए मनोरंजन का साधन क्या था, उस समय संगीत सभा काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी। जैसे आप भारत में भी देखते होंगे, खास करके अगर पश्चिमी यूपी से आप बिलोंग करते हैं तो पश्चिमी यूपी में आपने देखा होगा गांव वगैरह में लोग ढोलक लेके बैठ जाते हैं, कभी कभी शाम के समय भजन करते हैं, कई जगह पे आला उदल पढ़ते हैं। जो लोग आला उदल के बारे में नहीं जानते वो गूगल पे सर्च करके देख लेना, पश्चिमी यूपी में खास करके इसका चलन है ग्रामीण परिवेश में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी था। यहाँ के जो निचले वर्ग के लोग थे इनमें संगीत सभा काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी। हालांकि 20वीं सदी के आते आते लोगों की जो पृष्ठभूमि है, विभिन्न पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, इनको सिनेमा ने प्रभावित किया है, क्योंकि उस समय तक सिनेमा की एंट्री हो चुकी थी। तो सिनेमा ने जो है समाज के हर तबके को प्रभावित किया है। देखिए उस समय बताया गया है कि 1883 में ब्लैकपूल स्थित समुद्र तट पर सैर सपाटे के लिए आने वालों की संख्या जो थी ये 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी और 1939 तक 70 लाख से ऊपर जा चुकी थी, क्योंकि सैर सपाटे के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी, और जो जगह भी थी तो वहाँ पर आबादी या भीड़ बढ़ने लगी थी। यहाँ पर एक आंदोलन और चला है, वो है संयमता आंदोलन। तो मुख्य रूप से मध्य वर्ग के नेतृत्व में चलाया गया एक समाज सुधार आंदोलन था, जो इंग्लैंड और अमेरिका में 19वीं सदी से स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य फोकस जो था शराब पर था, यानी जो हर प्रकार का नशा है उसकी इसमें मनाही की गई थी। तो इस आंदोलन में मुख्य रूप से कामकाजी तबके में नशीले पेय पदार्थों के उपभोग में कमी लाने पर जोर दिया जाता था। अब बात करते हैं शहर में राजनीति। देखिए जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं और ये जानते भी हैं कि शहर में सभी के लिए रोजगार नहीं था। भले बड़ी संख्या में लोग गांव से पलायन करके शहरों में आ रहे थे, लेकिन शहर में सभी के पास रोजगार नहीं था। कुछ उद्योग जो थे मौसमी प्रवृत्ति के उद्योग थे, तो मौसमी उद्योगों में पूरी साल तो रोजगार होता नहीं है, लोग साल के कुछ महीने खाली बैठते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एक स्थिति यहाँ पर क्रिएट हुई थी। 1886 में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तो उन दिनों में लंदन के जो गरीब थे ये दंगों पर उतारू हो गए थे। इनका मकसद यही था कि उनकी जो गरीबी है उसको सरकार को कम करना चाहिए, कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि लोगों के बीच में गरीबी कम हो और लोग अपनी आजीविका या अपना जीवन आसानी से चला सकें। तो यहाँ पर जब दंगा उतारू हो गया है तो उस दंगे में क्या है, 10,000 लोगों की जो भीड़ है ये डेप्ट फोर्ट से लंदन की ओर चल पड़ी है। इसे तितर बितर करने के लिए पुलिस बुलाई गई है। सेम ऐसा ही एक दंगा 1887 के आखिरी दिनों में ये भी भड़क उठा था। इस बार पुलिस की जो कार्रवाई थी बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई थी, और इस पुलिस कार्रवाई को नवंबर 1887 के खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। यानी यहाँ पर भी एक खूनी रविवार की घटना हो चुकी है, और ये घटना जो हुई है ये नवंबर 1887 में हुई है। यहाँ पर नोट के रूप में एक चीज़ बताई गई है, यहाँ पर फ्रांस का जिक्र किया गया है। सन 1882 में लुई नेपोलियन तृतीय जो कि नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था, इसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया है, और सम्राट घोषित होने के बाद इसने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम संभाला है। तो इसने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम जो है बैरन हॉसमॉन नामक के वास्तुकार को सौंप दिया है, ताकि पेरिस का फिर से विकास किया जा सके। अब इसके बाद बात की गई है औपनिवेशिक भारत के शहरों की, यानी भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद भारत के जो शहर डेवलप किए गए हैं उनकी स्थिति क्या थी। अगर हम ब्रिटेन से या इंग्लैंड से कंपेयर करें तो जैसा कि आप लोग देखेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिकरण की रफ्तार या शहरीकरण की जो रफ्तार थी काफ़ी तीव्र थी, जबकि भारत में औद्योगिकरण और शहरीकरण की जो रफ्तार थी वो धीमी रही थी। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में शहरीकरण की जो रफ्तार थी ये स्लो थी। 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे देश के केवल 11% लोग ये शहरों में रहते थे। यानी ये हमारे यहाँ 1900 के बाद, 20वीं सदी की शुरुआत 1900 के बाद होती है, तो उस समय की अगर स्थिति की हम बात करें तो 1900 के बाद केवल 11% आबादी ही हमारी शहरों में उस समय रहती थी। और इस शहरी आबादी में से भी बहुत बड़ी संख्या जो थी
3 विशाल प्रेसिडेंसी शहरों, प्रेसिडेंसी का मतलब जो प्रेसिडेंसी स्टेट बनाए गए थे जैसे बम्बई, बंगाल और मद्रास, इन प्रेसिडेंसियों की राजधानियाँ थी, उनमें निवास करती थी। उस समय बम्बई जो था भारत का एक प्रमुख शहर था और एक प्रेसिडेंसी शहर भी था। 1872 में उसकी आबादी जो थी 6,44,405 थी, जो कि 1941 में 15 लाख तक पहुंच चुकी थी। देखिए यहाँ पर सब कुछ आंकड़े आपके एनसीईआरटी के आंकड़े हैं और यही आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। अब बम्बई के बारे में बताया गया है कि बम्बई भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर। बम्बई का यहाँ पर इतिहास भी बताया गया है कि 17वीं शताब्दी में बम्बई जो है 7 टापुओं का समूह था और इन सभी टापुओं पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। सन 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय जो हैं, इन्होंने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी की है, तो इन्हें दहेज में ये टापू दिए गए हैं, दहेज में बम्बई प्रदान किया गया है। तो ऐसे करके बम्बई जो था पुर्तगालियों के नियंत्रण से अब अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पश्चिमी भारत के अपने सबसे मुख्य बंदरगाह सूरत से अपना मुख्यालय बम्बई में कायम कर लिया, क्योंकि अब बम्बई जो है इनके नियंत्रण में आ चुका था। शुरू में यहाँ पर गुजरात से आने वाले कपड़े का निर्यात ही जाता था, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते यह बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगा, जहाँ से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जा सकते थे। नहीं, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में बम्बई से जो भी माल निर्यात होता था वो गुजरात में बना हुआ माल होता था, लेकिन 19वीं सदी तक क्या है, ये भी एक बड़े बंदरगाह के रूप में तैयार हो चुका था और यहाँ से बड़ी संख्या में कच्चा माल भी यहाँ से निर्यात होने लगा था। शहर में रोजगार की बात करें, यानी बम्बई शहर में रोजगार की स्थिति क्या थी। देखिए, अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद 1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया गया था और बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित होने के बाद बम्बई शहर जो है तेजी से फैलने लगा था। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल जो है 1854 में स्थापित की गई थी और 1921 तक वहाँ ऐसी 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, जिनमें तकरीबन 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे। 1881 से 1931 के बीच बम्बई में रहने वालों में से लगभग 1/4 ऐसे थे जिनका जन्म बम्बई में हुआ था। यानी कहने का मतलब यह कि यहाँ पर जो मूल शहरी आबादी थी वो बहुत कम थी। यहाँ पर अधिकांश जो लोग थे वो प्रवासी लोग थे, जो कि गांव से आकर यहाँ पे बस गए थे। 1919 से 1926 के बीच मिलों में काम करने वाले मजदूरों में औरतों की संख्या 23% थी। इसके बाद के सालों में उनकी संख्या लगातार गिरती चली गई है और उनका हिस्सा जो केवल 10% पर सिमट गया है। यानी बाद के सालों में जैसे जैसे बम्बई की मिलों में तकनीकी प्रगति हुई है तो महिलाओं को काम से हटाकर अब पुरुषों को रखा जाने लगा है, तो इस वजह से फैक्ट्रियों में महिलाओं की संख्या जो है गिरती चली गई है। इसके अलावा बम्बई शहर जो था ये 2 प्रमुख रेलवे नेटवर्कों का जंक्शन या मिलान बिंदु था और रेलवे के कारण शहर में आने वालों को और ज़्यादा सुविधा महसूस होने लगी थी। तो आसपास के क्षेत्रों से या आसपास के जो इलाके थे वहाँ से लोग रोजगार की तलाश में बम्बई में आने लगे थे। अब चूंकि बम्बई में भी लगातार आबादी बढ़ती जा रही थी तो वहाँ का प्रशासन भी इस बात से चिंतित था। इधर 1888-89 में कच्छ के इलाके में सूखा पड़ा और जब अकाल पड़ा है तो अकाल में बहुत सारे लोग अपने गाँव को छोड़कर, अपने गाँव वाले आवासों को छोड़कर बम्बई में रोजगार की तलाश में आने लगे हैं। और ठीक वही समय उसके कुछ साल के बाद वहाँ पर प्लेग महामारी फैलने लगी। तो जब प्लेग महामारी फैलने लगी है तो यहाँ के प्रशासन ने क्या किया है, जो ट्रेनों से लोग आ रहे थे उनको वहीं से पकड़ कर उनको वापस भेजना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई भी गई है कि 1898 में प्लेग की महामारी की वजह से प्रशासन ने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया। आवास और पड़ोस, यानी यहाँ पर आवासों की क्या स्थिति थी। देखिए, यहाँ पर लंदन से बम्बई को कंपेयर किया गया है। 1840 के दशक में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, जबकि बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल जो है केवल 9.5 वर्ग गज था। यानी कि बम्बई जो है लंदन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड था। 1872 में लंदन में प्रति मकान औसत आदमी 8 आदमी रहते थे, जबकि बम्बई में प्रति मकान उस समय 20 आदमी थे। यानी बम्बई में जनसंख्या का दबाव ज़्यादा था। सन 1800 के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया शहर का केंद्र बिंदु था, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में नेटिव लोग रहते थे, नेटिव का मतलब भारतीय लोग रहते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं अंग्रेजों ने जो है नस्ली विभाजन किया है। नस्ली विभाजन में जहाँ पर अंग्रेजों की बस्तियाँ होती थी उन बस्तियों में भारतीय लोग नहीं बस सकते थे, तो भारतीय लोगों की बस्तियाँ अलग बसाई जाती थीं और अंग्रेजों गोरे लोगों की बस्तियाँ अलग बसाई जाती थीं। तो इसके एक हिस्से में नेटिव लोग यानी भारतीय लोग रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपीय या फिर गोरे लोग रहा करते थे। और इस तरह का नस्ली विभाजन जो था तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में दिखाई देता था। यानी जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों की बस्तियाँ थी उन सभी जगहों पर ये नस्ली विभाजन आपको देखने को मिलता था। अब देखिए, उस समय भी आप लोग जानते हैं कि भारत के हर तबके के पास
गरीबी नहीं थी, कुछ तबके ऐसे भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा संपन्न थे, जो कि व्यवसाय और व्यापार से अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके थे। तो यूरोपीय अमीरों और अफसरों की तरह अमीर पारसी, मुसलमान और ऊंची जाति के व्यापारी और उद्योगपति ये लंबे चौड़े बंगलों में रहा करते थे। इनके पास रहने की कोई दिक्कत नहीं थी, इनके पास अपने खुद के बंगले थे जिसमें आसानी से ये रह सकते थे। इसके विपरीत बंबई की जो उस समय 70% जनता थी वो घनी आबादी वाली चौलों में रहती थी। चौलों का मतलब जैसे कि लंदन में अस्थायी टेनेमेंट्स बनाए गए थे, उसी तरह की चौलें होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको कभी मौका मिले, फिर हेरा फेरी मूवी आपने देखी होगी, हम सबकी बचपन से फेवरेट मूवी है। तो फिर हेरा फेरी मूवी में आपने देखा होगा जो बाबू भैया का निवास है वो एक चौल है। तो चौल में आप देखते हैं लाइन लाइन से कमरे बने होते हैं और इनके पास अपना टॉयलेट बाथरूम नहीं होता है, इनके कॉमन टॉयलेट बाथरूम होता है। तो ये चौल है। तो यहाँ पर क्या था, 70% आबादी जो थी ये चौलों में निवास करती थी। चूंकि मजदूरों को काम पर पैदल जाना पड़ता था, इसलिए 90% मजदूर गिरन गांव नामक मिल गांव में रहते थे, जो कि मिलों से पास पड़ता था। यहाँ से मिलों की दूरी जो थी लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर थे। अब यहाँ पे चौल के बारे में बताया गया कि बम्बई की जो चौल है ये बहुमंजिला इमारतें होती हैं और व्यापारी और महाजन जो हैं और भवन निर्माता जो हैं, ठेकेदार जो हैं, इस तरह की इमारतें बनवाते थे। प्रत्येक चौल में कमरों की कतारें होती थीं और कमरों के लिए अलग अलग शौचालय यहाँ पर नहीं बनाए जाते थे। हालांकि यहाँ पर भी आप देखेंगे इन चौलों में भी जातीय विभाजन या जाति भेदभाव यहाँ पर भी होता था। बहुत सारी चौलों में मुसलमानों को और निचली जाति के जो लोग हैं इनको रहने नहीं दिया जाता था, इनको रूम नहीं दिए जाते थे। तो अक्सर ऐसे लोग जो हैं नालीदार चादर या पत्तों या बांस के बने झोपड़ों में, जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं, वहां पर आवास बनाकर रहते थे। अब देखिए, लंदन और बंबई में जो नगर योजना का काम स्टार्ट हुआ है उसके पीछे कई सारे कारण हैं। लंदन में नगर योजना जो बनाई गई है वो सामाजिक क्रांति के वजह से बनाई गई है, क्योंकि लंदन में प्रशासन को लगने लगा था जिस तरह से रूस में क्रांति हुई है, मजदूरों ने रूस में जैसे क्रांति की है, हो सकता है यहाँ के मजदूर भी संगठित होकर क्रांति कर दें। तो इस वजह से लंदन के प्रशासन ने वहाँ पे सामाजिक क्रांति की योजना बनाई है। वहीं बंबई की बात करें तो बंबई में चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा घनी थी लंदन की तुलना में, यहाँ पर जैसा कि आप अभी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा घनी थी। यहाँ पर औसतन एक घर में तकरीबन 20 व्यक्ति रह रहे थे, जबकि लंदन में एक घर में औसतन 8 व्यक्ति निवास कर रहे थे। तो यहाँ पर आबादी ज़्यादा थी। आबादी के साथ साथ यहाँ पर गंदगी का भी अंबार लगा हुआ था। तो ऐसे में गंदगी से निपटने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए यहाँ पर अब ऐसा लगने लगा था कि अब यहाँ पर नगरीय योजना बनाना आवश्यक है। तो 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई और उसे शहर के बीचों बीच बसे गरीबों के मकानों को हटाने का काम सौंपा गया, ताकि वहाँ पे सौंदर्यीकरण करके वहाँ पे बड़े बड़े चौड़े मार्ग बना सकें और जो अन्य सरकारी इमारतें उनकी स्थापना की जा सके। इस ट्रस्ट की योजनाओं के कारण 64,000 लोगों को आवासीय सुविधाओं से हाथ धोना पड़ा। हालांकि उनमें से कुछ लोगों को ही सरकारी सहायता का लाभ मिल पाया। 1918 में किराया कानून पारित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा थी और आवास या चौलें यहाँ पर कम थी। तो ऐसे में किराए लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो मजदूरों के दबाव से या फिर समाज सेवकों के दबाव से यहाँ की जो प्रशासन है उसने किराया कानून लागू कर दिया है। तो किराया कानून लागू करने के बाद यहाँ के जो मकान मालिक हैं, चौलों के जो मालिक हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को किराए पर मकान देना ही बंद कर दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर मकानों की भारी किल्लत पैदा हो गई थी। बंबई में भूमि का विकास। भूमि विकास से मतलब है कि बंबई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये 7 टापुओं पर बसा हुआ शहर था और इन 7 टापुओं को बाद में जोड़ा गया है। इसके 7 टापुओं के आसपास जो दलदली भूमि थी उसको कवर किया गया और उस पर बस्तियों की स्थापना की गई है। ऐसे करके बंबई का विस्तार हुआ है। तो बंबई के 7 टापुओं को मिलाने की दिशा में सबसे पहली परियोजना जो थी 1784 में शुरू की गई थी। इन 1784 से पहले सभी 7 टापू जो थे अलग अलग थे, ये आपस में जुड़े हुए नहीं थे। सभी टापू जो थे अलग अलग थे, जिन पर नाव के जरिए लोग एक स्थान दूसरे स्थान पर जा सकते थे। लेकिन 1784 में इन 7 टापुओं को मिलाने की योजना प्रारंभ की गई थी। बंबई के गवर्नर विलियम हार्नबी ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी। तटीय दीवार बनाना इसलिए आवश्यक था ताकि बार बार समुद्र का पानी अंदर ना प्रवेश कर सके और अंदर जो इमारतें बनाई जा रही हैं वो सुरक्षित रह सकें। इसलिए इन्होंने कहा है कि तटीय दीवार बनाना आवश्यक है। 19वीं सदी के मध्य में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और ज़्यादा जमीन की जरूरत पैदा हो गई, तो सरकार ने 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट को विकसित करने की जिम्मेदारी जो है एक निजी कंपनी को सौंपी है, जिसका नाम है बैकवे रिक्लेमेशन। चूँकि
जो यहाँ पर निजी कंपनियां कार्यरत थीं, अब उनकी लागत इतनी ज़्यादा आ रही थी काम की कि वो कंपनियां जो थी दिवालिया हो गई या वो काम छोड़कर ही भाग गई। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि भारी लागत होने की वजह से 1870 तक ज़्यादातर जो प्राइवेट कंपनियां जो थीं, जिन्होंने ठेके लिए थे सरकारी, वो कंपनियां बंद हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ के विकास की जिम्मेदारी जो थी सरकार के हाथ में फिर से आ गई थी। एक सफल भूमि विकास परियोजना जो है बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया। सूखी गोदी का मतलब ऐसा स्थान, ऐसा एक डॉकयार्ड या बंदरगाह जहाँ पर जहाज जो है आसानी से अपना डेरा डाल सकते हैं। तो सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो भी मिट्टी निकली थी उसका इस्तेमाल इन्होंने 22 एकड़ का एक बैलार्ड एस्टेट है इसको बनाने में किया। इसके बाद बम्बई का मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। आपने देखा होगा मूवी वगैरह, मरीन ड्राइव आप देखते हैं, समुद्र के किनारे किनारे रोड जा रही है, इस तरह से ये मरीन ड्राइव बोली जाती है। बम्बई की मरीन ड्राइव है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सपनों का शहर बम्बई, सिनेमा और संस्कृति की दुनिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत की सिनेमा राजधानी बम्बई को कहा जाता है। तो बम्बई में सिनेमा की नींव कैसे पड़ी है, कैसे फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है, वो कहानी यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, इनका नाम है हरिश्चंद्र सखाराम भाट वाडेकर। इन्होंने 1896 में बम्बई के हैंगिंग गार्डन्स में कुश्ती का जो मुकाबला हुआ था उसके दृश्य को पहली बार कैमरे में उतारा था और यही भारत की पहली मूवी यानी कि चलचित्र था। कुछ समय के बाद दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाई जो कि भारत की पहली फिल्म थी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पहले जो फिल्में बनती थीं यानी कि जो पहले शुरुआती दौर में फिल्में जो बनी हैं उनमें आवाज़ नहीं होती थी, वो मूक मूवियाँ होती थी। तो भारत की जो पहली मूवी है राजा हरिश्चंद्र, ये एक मूक मूवी थी, यानी इसमें साउंड नहीं था। और भारत की पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा है, ये बात आपने इतिहास में पढ़ी भी होगी। 1925 तक आते आते बम्बई जो थी भारत की फिल्म राजधानी बन चुका था, यानी यहाँ पर फिल्मों की अब भरमार हो चुकी थी। आगे है शहर और पर्यावरण की चुनौती। देखिए, औद्योगिकरण के विस्तार के साथ साथ जो पर्यावरण है उसको भी भारी क्षति उठानी पड़ी है, क्योंकि औद्योगिकरण ने एक तरफ उद्योग धंधों की भरमार कर दी, दूसरी तरफ उद्योग धंधों को चलाने के लिए ऊर्जा के रूप में कोयले का इस्तेमाल किया गया। तो कोयले के इस्तेमाल की वजह से लगातार धुआं जो था वो वातावरण में फैलता गया और ऐसे करके पोल्यूशन बढ़ता चला गया, कार्बन की मात्रा वायु में बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर वही सब कहानी बताई गई है कि 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड के घरों और कारखानों में कोयले के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से यहाँ पर गंभीर समस्याएं पैदा हो गई थी। यहाँ पर स्थिति ये बन गई थी कि दिन के समय में भी यहाँ पर धुआं सा या फिर धुंधला सा कोहरा छाया रहता था। 1840 के दशक तक डर्बी, लीड्स और मैनचेस्टर जैसे कुछ शहरों में धुएं पर काबू पाने के लिए कानून बनाए जा चुके थे। हालांकि 1847 से लेकर 1853 के बीच जो धुआं नियंत्रण कानून थे ये अपने मकसद में नाकामयाब हो चुके थे। उसका रीज़न ये था कि उस समय तक कोई ऐसी वैज्ञानिक प्रगति हुई नहीं थी, कोई ऐसा वैज्ञानिक उपकरण नहीं बना था जो कि धुएं की एग्जैक्ट मात्रा को माप सके या धुएं की मात्रा को कम कर सके। तो उस समय कानून तो बनाए गए थे लेकिन कानून सफल नहीं हो सके, क्योंकि उस समय की अधिकांश जो आबादी थी वो कोयले पर ही निर्भर थी। इसी वजह से धुएं वाले कानून, धुएं नियंत्रण कानून यहाँ पर फेल हो गए थे। अब कलकत्ता की कहानी की बात करते हैं। देखिए, कलकत्ता को अगर भौगोलिक रूप से देखें तो कलकत्ता जो है दलदली ज़मीन पर बसा हुआ था, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कोहरा पैदा होता था। और यहाँ पर जब उद्योग धंधे भी स्थापित किए गए हैं तो उद्योग धंधों से निकलने वाला जो धुआं था ये कोहरे के साथ मिल गया। तो कोहरे के साथ मिलने की वजह से यहाँ पर काली धुंध यहाँ पर पैदा हो रही थी। कलकत्ता ने धुएं को कंट्रोल करने के लिए धुआं नियंत्रण कानून यहाँ पर बनाया है। तो कलकत्ता जो है भारत का पहला शहर था जहाँ पर 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह भारत का शहर कौन सा था जहाँ पर पहली बार धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। ये कलकत्ता था। और कब पारित किया गया था? 1863 में पारित किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर सिंगापुर के डेवलपमेंट की कहानी बताई गई है कि ली कुआन येव का सिंगापुर। ली कुआन येव के नेतृत्व में सिंगापुर की जो आधुनिक संकल्पना है इसकी बुनियाद रखी गई थी। नहीं, वर्तमान में जो आज आप सिंगापुर देखते हैं उस सिंगापुर को बनाने में ली कुआन येव का सबसे बड़ा योगदान है। सिंगापुर की अगर बात करें तो सिंगापुर को भारत के बाद में आज़ादी मिली थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ऐसा नेता था जिसने कि सिंगापुर के लिए अपना दिलो जान लगा दिया और सिंगापुर को पूरी दुनिया में चमका दिया, पूरी दुनिया में एक पहचान दिला दी।
सिंगापुर भी लंबे समय तक औपनिवेश रहा था, यहाँ पर भी उपनिवेशी शासन स्थापित रहा था। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है कि नियोजन का जो तत्व है सिंगापुर में 1822 से ही मौजूद था, लेकिन लंबे समय तक जो नियोजन की प्रक्रिया थी केवल श्वेत बस्तियों तक ही हो रही थी, यानी केवल और केवल जो गोरे लोगों की बस्तियां थी या यूरोपीय लोगों की बस्तियां थी वहीं पर प्लानिंग के तहत बस्ती बसाई जा रही थी। 1965 में जब पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येव के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली है तो ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है। उसके बाद इन्होंने देश के सुधार के लिए तमाम योजनाएं स्टार्ट की हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि एक विशाल आवास और विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया है जिसने इस द्वीप राष्ट्र का चेहरा ही बदल डाला है। सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको हटाकर उनमें रहने वाली 85% जनता को अच्छे मकान दे दिए थे, इसलिए सरकार को जनता का समर्थन मिल सका। इसके अलावा वहाँ पर विभिन्न तबकों के या विभिन्न समुदायों से आने वाले लोग वहाँ पर निवास करते थे, तो इन सामाजिक टकरावों को रोकने के लिए उन्होंने इन लोगों पर पैनी नज़र रखी ताकि लोग आपस में ना भिड़ें और लड़ाई दंगे ना हों। तो चीनी, मलय और भारतीय इन तीनों समुदायों के बीच नस्ली सामाजिक टकरावों को रोकने के लिए सामाजिक संबंधों पर भी लगातार नज़र रखी जाती थी। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर किसी प्रकार का भ्रम फैलाने वाले या किसी प्रकार का दुष्प्रचार करने वाले जो लोग थे उन पर भी प्रतिबंध लगाया था। साथ ही साथ वहाँ के जो अखबार या पत्रिकाएँ थीं या जनसंचार के जो माध्यम थे उनको भी कड़े नियंत्रण में रखा था, तभी वो सिंगापुर का विकास कर पाए। तो वर्तमान में आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवियों की शूटिंग सिंगापुर में होती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी सिंगापुर में हैं। कई लोगों का ड्रीम है कि सिंगापुर में ही जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो सिंगापुर एक ड्रीम सिटी बन चुका है, जैसे दुबई का नाम आता है वैसे ही कभी सिंगापुर का नाम हुआ करता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको नोट्स के साथ साथ जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी मिल जाएगी। इससे आपका समय बचेगा और आप अपनी तैयारी जो है आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।